हेलो गाइस, दिस इज Elitepredators और आज हम बात करने वाले हैं इस देश के ऊपर आने वाले उस थ्रेट की जिसको डील करना शायद इस देश के लिए या तो बहुत भारी पड़ जाए या फिर हम इससे डील ही ना कर पाए कभी। और यही कारण बने पूरे भारत में बहुत बड़े लेवल पे हिंसा का। आज हम बात करने वाले हैं इलीगल इमिग्रेंट्स पे। आपने फ्रांस से आ रहे वीडियोस तो देखे ही होंगे। फ्रांस के कई शहर जल रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था और एक भीड़ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से फ्रांस के शहरों की सड़कों को अपने कब्जे में ले रही थी। पहले कुछ दिनों के बाद तो हमने लोगों को ओपनली फायरिंग करते देखा। फ्रांस जैसे देश कुछ प्रोटेस्टर्स के आगे मानो घुटने टेक चुका था। इसमें कुछ सवाल आपके मन में भी जरूर आए होंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं और ये सब इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे है। कोई भी प्रोटेस्ट को इतने बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और वेल थॉट स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। तो कौन है जो फ्रांस के अगेंस्ट एक इंटरनल वॉर की प्लानिंग कर रहा है? सबसे पहले जानते हैं कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये सब शुरू होता है जब फ्रेंच पुलिस एक नॉर्थ अफ्रीकन ओरिजिन के फ्रेंच सिटीजन नाहिल को इसलिए रोकती है क्योंकि वो बस लेन में अपनी कार चला रहा था, जो कि अलाउड नहीं है फ्रांस में। नाहिल आगे जाके ट्रैफिक में फंसता है और पुलिस उसे रोककर पूछताछ करती है। तभी नाहिल अपनी कार में वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है और इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है। ये सब चीज एक वीडियो में कैप्चर हुई, लेकिन इसके बाद शुरू हुए फ्रांस में एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट और वही प्रोटेस्ट कुछ ही घंटों में वायलेंट हो गए। इसमें नांतेरे, जहां नाहिल रहता था और जो फ्रांस में एक बहुत बड़ा सबब है जहां बाहर देशों से आए इमिग्रेंट्स रहते हैं, वो इस पूरी वायलेंस का एपिसेंटर माना जाता है, जहां से वायलेंस हर दिशा में फैली। अब तक फ्रांस 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस प्रोटेस्ट से झेल चुका है। 1,000 से ज्यादा स्टोर लूटे जा चुके हैं, 400 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस और 500 से ज्यादा कॉर्नर शॉप्स को निशाना बनाया गया है। इसके कुछ ही दिन पहले फ्रांस में न्यू पेंशन पॉलिसी को लेकर भी एक ऐसे ही वायलेंट प्रोटेस्ट हुई थी, जिसमें पार्किंग लॉट में रखी गाड़ियों से लेकर दुकानों को जलाया गया था। इस चीज का सबसे बड़ा ब्लेम फ्रांस में रह रहे इलीगल इमिग्रेंट्स पे जाता है। फ्रांस में लेफ्ट विंग पार्टी इंसोमिस का इन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट मिलता है, लेकिन फ्रेंच राइट विंग हमेशा से इन राइट्स की वजह इमिग्रेंट्स को ही मानता है। हमेशा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये पिछले 6 दशक से हो रहा है फ्रांस में। फ्रेंच हिस्ट्री में आउटसाइडर्स का रोल और इनसाइडर्स का उनको सपोर्ट पहले ही काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है और ये सिर्फ उन फेमस रिवॉल्यूशन तक ही सीमित नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ फ्रेंच रूलर्स ने हिटलर को सपोर्ट करके अपनी ही जूस पॉपुलेशन को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा था। यही प्रॉब्लम फ्रांस के साथ आज भी जारी है। जो लोग फ्रांस में नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से आए, उन्होंने फ्रेंच कल्चर को मानने से इनकार कर दिया और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने पर ज्यादा जोर दिया, जिसको मोस्टली लेफ्ट लिबरल इंस्टीट्यूशंस ने मल्टीकल्चरिज्म के नाम पे खूब बढ़ावा दिया, जिससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जब इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स को इंटरनल पॉलिटिकल आउटफिट्स का सपोर्ट मिला तो इनको गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसी से भी प्रोटेक्शन मिला, जिससे ना कभी प्रॉपर आइडेंटिटी बन पाई और ना ही फ्रेंच अथॉरिटी कभी ये पता लगा पाई कि असल में कितने इमिग्रेंट्स फ्रांस में घूम रहे हैं। और जब आप अपने देश में घूम रहे लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो ये एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट प्रेजेंट करता है किसी भी कंट्री के लिए। मीनवाइल जब पेरिस धू धू करके जल रहा था तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट करने की बजाय अपनी इमिग्रेशन लॉ में रिलैक्सेशन ला रहे थे। इस पूरी सिचुएशन में फिलहाल पोलैंड और हंगरी ही अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं और इसका रिजल्ट हमने बहुत ही जल्द देखने को मिला जब स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन में भी बैक टू बैक ऑर्गेनाइज और वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई। पर ये इमिग्रेशन स्टार्ट कैसे हुआ? यूजुअली हर बड़े इमिग्रेशन के पीछे होता है क्राइसिस और यूरोपियन यूनियन जो ये सब चीज फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ अरब स्प्रिंग्स। अरब स्प्रिंग्स एक चेन ऑफ रेवोल्यूशन थी अरब और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज की, जिसके कारण इस रीजन में भयानक इंस्टेबिलिटी आई, जिससे बना एक माइग्रेंट क्राइसिस। यूरोपियन कंट्रीज ने अपने कंट्री की बॉर्डर जरूर खोली इस रीजन के लोगों के लिए, पर वो कभी उसे बंद नहीं कर पाए। इस मास इमिग्रेशन से कई यूरोपियन कंट्रीज की सिटीज की डेमोग्राफिक बहुत तेजी से चेंज हुआ और एज अ रिजल्ट टेररिस्ट अटैक और रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस में बहुत तेजी से स्पाइक आया। ये सब पॉसिबल था क्योंकि इन्हीं कंट्रीज के सिस्टम में लूपहोल्स थे और इन्हीं कंट्रीज के लीडर इन्हीं लूपहोल्स को यूज करके इस चीज को बढ़ावा दे रहे थे। नाउ इलीगल इमिग्रेंट्स कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसको इस क्लिप से बेहतर कोई नहीं समझा सकता, जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही थी। हम ही मानवता और परंपरा की बातें करते हैं और हम ही कुचले जाते हैं। दो राष्ट्रों के संबंधों के विकास की बातें करने वाले कुलमुख्य भूरिग्रवा की बात मान ली जाए तो तक्षशिला के नागरिक ये निश्चित समझे कि शीघ्र ही तक्षशिला भी खंड खंड में बटा व जर्जरित दिखाई देगा। जिन विदेशियों को शरण देने की बात आप कह रहे हैं, कल वे भी तक्षशिला की भूमि पर अपने अधिकार का दावा करेंगे। जिस मानवतावाद की दुहाई दे आप उन्हें शरण देने की योजना बना रहे हैं, उन्हीं मानवतावादियों की धरती कल धर्म जाति के संघर्ष से लाल हो उठेगी और धरती का कोई मानवतावादी उन संघर्षों के लिए उठी तलवारों को नहीं रोकेगा। कल यही शरणार्थी आपके साथ पौर सभा में बैठेंगे और आपके निर्णयों को प्रभावित करेंगे। धर्म व जाति के नाम पर
परंपराओं को कलंकित मत करो रिपुदमन। सत्य को स्वीकार करो भूरिग्रवा। जहां तक्षशिला के भविष्य का प्रश्न है वहां भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। हमारा धर्म अलग, हमारी भाषा अलग, हमारा व्यवहार अलग। कल इन्हीं भेदों के नाम पर भेदभाव होगा और संघर्ष होगा। हम अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहते तो क्या वे अपनी परंपरा छोड़ेंगे? कल यही शरणार्थी आपके राज्य का अविभाज्य अंग होंगे और यही आपके सामने बैठकर अपने तथाकथित अधिकारों की मांग करेंगे। तब आपका मानवतावादी हृदय उन पर हथियार उठाने में संकोच महसूस करेगा। क्या पौर सभा मुझे आश्वासन दे सकती है कि कल शरणार्थियों के कारण गांधार खंडित नहीं होगा? क्या कोई पौर मुझे आश्वासन दे सकता है कि कल यही शरणार्थी अपनी मातृभूमि लौट जाएंगे? क्या पौर सभा स्वयं आश्वस्त है कि शरणार्थियों के पुनर्वसन के नाम पर शासन तक्षशिला की प्रजा पर नवीन करों का बोझ नहीं ला देगा? सभाध्यक्ष उत्तर दे। सभाध्यक्ष उत्तर दे। सभाध्यक्ष उत्तर दे। सभाध्यक्ष उत्तर दे। क्या सभाध्यक्ष तक्षशिला के नागरिकों को वचन दे सकते हैं कि शासन शरणार्थियों का किसी भी प्रकार से राजनीतिक लाभों के लिए उपयोग नहीं करेगा? मैंने आपको इतना डिटेल में यूरोप में करंटली चल रहे चेन ऑफ इवेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इसलिए सुना है क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप उसको फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से सिचुएशन से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी ही चीजें इंडिया में भी हो रही हैं और जो फ्रांस का प्रेजेंट है विद इन 1-2 डिकेड्स वो हमारा फ्यूचर हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सीरियस अलार्म बेल। इन 1998 लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा उस टाइम के असम के गवर्नर थे। जनरल सिन्हा इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसी पोजीशन पे सर्व कर चुके हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट का नाम था इलीगल इमिग्रेशन इन असम। इस 22 पेज की रिपोर्ट में जनरल सिन्हा काफी टेंस साउंड करते हुए प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो बांग्लादेश से आ रहे इलीगल इमिग्रेंट्स को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके बाहर निकालें। पर इतना सीनियर आर्मी ऑफिसर इतना नर्वस था क्यों? क्योंकि शायद जनरल सिन्हा वो देख पा रहे थे जो होने वाला था। जनरल सिन्हा की इस रिपोर्ट में उन्होंने कई स्कॉलर्स, रिसर्चर्स और रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कोट किया टू इन्फोर्स हिज क्लेम, जो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा था दैट इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश इनटू असम इज अ थ्रेट ऑफ अपोकैलिप्टिक प्रोपोर्शन। इसका मतलब है एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देने वाला थ्रेट। जनरल सिन्हा के इस क्लेम को फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज, हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज और स्वीपिंग कंक्लूजन का नाम देकर रिजेक्ट करने की कोशिश की गई। तो आइए उन्हीं सो कॉल्ड हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज पे नजर डाल लेते हैं। इन 1979 असम के लोगों ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे असम मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका एक और नाम था एंटी फॉरेनर्स एजिटेशन। इस मूवमेंट की डिमांड थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को डिटेक्ट करे, डिसफ्रेंचाइज करे और डिपोर्ट करे। ये मूवमेंट 6 साल तक चला। इस मूवमेंट का कोर रीजन था असम में बढ़ रहे इलीगल इमिग्रेशन की पॉपुलेशन, जो असम की डेमोग्राफिक सिचुएशन तो बदल ही रही थी, लेकिन इसका सीधा इम्पैक्ट असम की पॉलिटिकल इक्वेशन पे भी पड़ रहा था। किसी भी स्टेट या रीजन की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस स्टेट या रीजन की सिक्योरिटी और सेंटिटी के लिए। अब आप यूरोप में जो भी हो रहा है उसे रिलेट कर पाएंगे। 1979 में इलीगल इमिग्रेंट्स के कई नंबर फ्लोट हो रहे थे। सितंबर 1979 से दिसंबर 1979 तक एज द सीएम ऑफ द स्टेट सर्व कर चुके JN हजारिका ने इसकी संख्या 21 लाख बताई, जिसको कई रेप्यूटेड ऑफिसर्स और लीडर्स का एग्रीमेंट मिला। पूर्वचल्या लोक परिषद के हिसाब से ये नंबर 13 लाख था और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के हिसाब से 15 लाख। रेंज काफी वाइड थी, इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन या कोई अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। तो कैसे पता किया जाए कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स थे? इसका आंसर था वोटर लिस्ट। इस टेबल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं सारे डेटा का सोर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन 1951 असम की पॉपुलेशन अराउंड 82 लाख थी, जिसमें से 40 लाख वोटर्स थे। उस टाइम की नेशनल ग्रोथ को कंसीडर किया जाए तो हर साल 1 लाख वोटर का बढ़ना कैन बी कंसीडर्ड नॉर्मल, राइट? तो 1951 से 1979 तक जब ये एजिटेशन शुरू हुआ, इस हिसाब से असम में 40 लाख जो 1951 में पॉपुलेशन थी, प्लस 27 लाख जो हर साल 1 लाख वोटर बढ़ने का अजम्पशन है, उस हिसाब से 67 लाख वोटर होने चाहिए थे, लेकिन वोटर थे 85 लाख। इसमें एक आर्गुमेंट आ जाता है कि 1971 वॉर में काफ़ी रेफ्यूजीज आए थे, शायद वो हो सकता है इसका रीज़न। बट अगर आप 1971 से भी 1979 का डेटा लें तो 1971 में 62 लाख वोटर्स थे। इसमें अगर 8 साल का वोटर बेस ऐड कर दें तो 8 लाख वोटर होते हैं। इसका टोटल होता है 70 लाख, लेकिन यहाँ तो वोटर 85 लाख हैं। तो ये 15 लाख लोग हैं कौन? जनरल सिन्हा की रिपोर्ट 1998 में आई, इस पूरे एजिटेशन के 19 साल के बाद। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हालत हुई होगी और शायद अभी भी है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई दे आर इन्फिल्ट्रेटिंग इंडिया? सो क्या इन इलीगल इमिग्रेंट्स का इंटेंशन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था इंडिया में आने का? अगर ये आर्ग्यूमेंट 2023 के इंडिया के बारे में होता तो मैं ये बात मान सकता था,
लेकिन 70s में तो हम खुद इतना अच्छा नहीं कर रहे थे कि दूसरों को अपॉर्चुनिटी दे पाएं। देन व्हाई दे वर कमिंग इन सच लार्ज नंबर्स इनटू इंडिया? इसका जवाब आपको जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में ही मिलेगा। जनरल सिन्हा की इस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि जब पार्टीशन की बात रेज हुई तब पाकिस्तान को एज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस की तरफ विजुलाइज किया था, जो कि वेस्ट में होगा, और बाघ इस्लाम ईस्ट में होगा, जिसमें बंगाल और असम रहेंगे। देन ही मेक सम शॉकिंग क्लेम दैट मिस्टर मोइनुल हक चौधरी ने जिन्ना से ये कहा था कि वो असम को उनको चांदी की प्लेट में सजा के देंगे। लेकिन मोइनुल हक चौधरी कौन है? ये उस टाइम प्राइवेट सेक्रेटरी थे जिन्ना के, और इंडिपेंडेंस के बाद ये मिनिस्टर बने असम में, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में इन दिल्ली। तो ये कोई रोड चलता इंसान नहीं थे, ही वॉज द मैन विद इन्फ्लुएंस। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की पूरी तैयारी हो गई थी जब कैबिनेट मिशन प्लान ने असम को बंगाल के साथ रखा, और उस टाइम दोनों कांग्रेस हाई कमांड और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया असम और बंगाल को एक ग्रुप में रखने का, जिससे पार्टीशन इजीली हो जाए। तब लोकप्रिय गोपीनाथ ने इसका जम के विरोध किया, जिसे गांधी ने सपोर्ट किया, और ऐसे असम पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचा। मैंने आपसे असम और बंगाल की बात इसलिए की क्योंकि ऐसी साजिशें आज भी हो रही हैं। डेमोग्राफी आज भी बदलने की कोशिश की जा रही है, और इसका रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं होता, स्पेशली इंडिया जैसे मल्टी कल्चरल देश के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे हैं, नाउ खाली राइट डायरेक्ट एक्शन दे। और मैंने जो पढ़ा है, मैं आप लोगों को सच बताऊं तो बता भी नहीं सकता। हमारी हिस्ट्री बहुत ब्लडी रही है, लेकिन इस पूरे प्लान की डिज़ाइन रिसेंटली एक्सपोज हो गई थी इन 2020। आप लोगों को शर्जिल इमाम याद है? क्या कहा था उसने? असम को भारत से अलग करना है, हमें सिर्फ 5 लाख लोग चाहिए ऑर्गेनाइज। सुनिए ये क्लिप। उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान। ठीक है, तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें। आपको पता है ये सिर्फ शर्जिल जैसों का सपना नहीं है, ये सपना जिन्ना का भी था, फॉर्मर पाक पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो का भी था, बांग्लादेश के हीरो शेख मुजीबुर रहमान जैसे कई प्रोमिनेंट लोग जिन्होंने इस देश और दुश्मन देशों में कई प्रोमिनेंट पोजीशन संभाली थी, उनका भी था। लेकिन अगर किसी को यूरोप की हालत देखने के बाद भी ये क्वेश्चन आए कि हाउ इलीगल इमिग्रेंट पोजेस अ थ्रेट टू दिस कंट्री, इसका आंसर भी शर्जिल ने ही दिया है आपको। यहाँ पे शर्जिल एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल और उनको कैसे यूज करना है उसकी बात कर रहा है। 5 लाख लोग। फार्मर प्रोटेस्ट याद है ना आपको? अप्रॉक्स 2.5 लाख लोगों ने दिल्ली के सारे क्रूशल बड़े एंट्री एग्जिट ब्लॉक कर दिए थे उस टाइम प्रोटेस्ट के दौरान। सिर्फ करीब 2.5 लाख लोगों ने किया था वो, जो देश के खिलाफ नहीं सोच रहे थे या फिर देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। पर इलीगल इमिग्रेंट्स का ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है। हम यूरोप में देख चुके हैं कि वो होस्ट कंट्री की ना तो आइडेंटिटी एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं और ना ट्रेडिशन, और हमारे केस में तो इनके पास हिस्टोरिकल मोटिवेशन है टू कट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फ्रॉम इंडिया, जिसके बारे में जनरल सिन्हा ने हमें बताने की कोशिश की थी। 5 लाख लोग सच में इंडिया की सबसे क्रूशल कॉरिडोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर सकते हैं, और हमारा लिटरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्शन कट कर सकते हैं बहुत ईजिली। अब जब नंबर्स की बात आई है तो मैं थोड़े से शौक आपको और देना चाहता हूँ, या फिर ऐसा कहूँ कि आपको थोड़ा और जगाना चाहता हूँ। इन 2014 फॉर्मर बीएसएफ चीफ प्रकाश सिंह ने कहा था कि इंडिया में अराउंड 2 से 6 करोड़ बांग्लादेशी मिग्रेंट्स हैं। ये कोई एब्सोल्यूट फिगर नहीं है, बट स्टिल एक बहुत बड़ा नंबर है, और शर्जिल की रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 100x है। इन 2016 किरण रिजिजू, जो उस टाइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं। 2023 में कितना है इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट मुझे सर्च करने पे तो नहीं मिला। और अब ये प्रॉब्लम सिर्फ असम बंगाल तक सीमित नहीं है, ये इंडिया की हर स्टेट में से इनके डिटेंशन के केस मिल रहे हैं। और जो यूरोप में हो रहा है वो अभी छोटे स्केल पे यहाँ भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट जो 2021 में आई थी, वहाँ उसके हिसाब से बांग्लादेशियों ने टॉप किया था क्राइम्स बाय फॉरेनर्स कैटेगरी में इंडिया में। मर्डर, रॉबरी, ड्रग स्मगलिंग और रेप जैसे सीरियस क्राइम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन ये भी छोटी छोटी चीजें हैं। अब बांग्लादेशी इलीगल्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फैलकर टेरर मॉड्यूल ऑपरेट कर रहे हैं। मई 2023 में गुजरात एटीएस ने 4 बांग्लादेशी इलीगल्स को पकड़ा था अल-कायदा का टेरर मॉड्यूल चलाने के केस में। ऐसे कई स्टेट्स में से कई केसेस रिपोर्ट किए गए हैं।
यूरोप में जो आज हो रहा है वो हमारे लिए एक ग्लिम्स है कि अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो हमारा फ्यूचर यही होगा इन नेक्स्ट 2-3 डिकेड्स प्रोबेबली। क्योंकि फ्रांस में हुए दंगों ने ये तो बता दिया कि कोई भी अटैक बहुत कोऑर्डिनेटेड हो सकता है और किसी भी इशू पे हो सकता है, नो मैटर वो इशू लेजिटिमेट है या नहीं, नो मैटर वो इशू किसी को सच में नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं, बिकॉज दे आर नॉट हेयर टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री और फॉर द लव ऑफ इट। इलीगल इमिग्रेंट्स को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए तो यूज किया ही जाता है, लेकिन हमारे केस में ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है जो हमारे ही बीच के लोगों ने शुरू किया एक ऐसे गोल को अचीव करने के लिए जो सेल्फ इमेजिनरी था। ये इशू, इसके पीछे के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और जिस लेवल का थ्रेट प्रेजेंट ये करता है इंडिया को, उस हिसाब से ये इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत ऊपर होना चाहिए। इनको टैकल करते समय अक्सर ह्यूमन राइट का सहारा लिया जाता है इन्हें प्रोटेक्टिव लेयर देने के लिए, पर फिलहाल जस्ट टू सर्वाइव दिस इमिनेंट डेंजर इंडिया का सिर्फ एक ही मंत्र होना चाहिए, राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अवेकनिंग। आई माइट साउंड कम्युनल टू फ्यू पीपल इन दिस वीडियो, आई नो इट विल कम, बट अगर एक बीमारी जो दूसरे देशों में फैल रही है और उसके लक्षण हमारे आसपास भी देखे जा सकते हैं तो खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही होनी चाहिए। दवाई कड़वी जरूर लगेगी पर देश की सुरक्षा के लिए सही होगी। आई विल कीप टॉकिंग अबाउट दिस इशू इन फ्यूचर ऑल्सो। मैंने जानबूझकर इसमें पॉलिटिकल एंगल से जुड़े कई चीजें नहीं डाली बिकॉज आई डोंट हैव प्रूफ फॉर देम राइट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट अप व्हेनेवर द टाइम विल बी राइट। If you think this issue need to be understood by every individual of every political ideology, please help sharing this. I believe an aware citizen is the biggest resource for this country in this age of misinformation. I am Elitepredators. I'll see you in the next one very soon. Jai Hind.